ये फ्यूल जैसे गैस से है तो ये गैसियस स्टेट में ही ये फ्यूल होगा, लेकिन ये बनेगा कहाँ से? कोल से ही। यानी इसमें कुछ ना कुछ हम लोग हीट वगैरह ये सब चीज करेंगे और उसका डिस्टिलेशन वगैरह करेंगे और वहां से क्या करेंगे? कोल, ये कोल गैस को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का सेटअप अरेंज करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, इसमें क्या है देखिए, सबसे जो पहला आपका, यहां पे मैं नंबर डाल देता हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे कोल का हीटिंग हो रहा है, ये जो इसमें देख रहे हैं ये कोल है। तो यहाँ पे कोल का हमने क्या किया? हीटिंग किया। तो लगभग 1100 से लेकर 1300 डिग्री तक इसको हीट करते हैं। 1000 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री तक हम इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। तो यहाँ से जो भी वो चीज है वो गैसियस स्टेट में इस जो ट्यूब के थ्रू सेकेंड स्टेज में आ जाता है। सेकेंड स्टेज जो हमारा कंडेंसेशन स्टेज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी गैसियस फॉर्म में हमको फर्स्ट चैम्बर से मिला उसको हम लोग क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे। तो चूंकि ये 1000 से ऊपर टेम्परेचर पर हम इसको क्या किए हैं? हीट किए हैं। तो इसमें बहुत सारे जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी गैसियस फॉर्म में चेंज हो गए होंगे। तो उनको क्या करेंगे? जैसे ही हम कंडेंस करेंगे तो वो फिर से लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोल तार जो होता है यहाँ से नीचे से इस चैम्बर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस गैसियस जो है हमको फर्स्ट जो चैम्बर से हीटिंग होने के बाद जो मिला है मटेरियल। वहां से अब हम क्या करेंगे? जब सेकेंड चैम्बर पूरा हुआ तो यहाँ से जो गैसियस मटेरियल मिला, अभी हम उसके कंपोजिशन पे नहीं जा रहे हैं कि क्या उस गैस का कंपोजिशन होगा, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से सब्सटेंस उसमें होंगे और उसमें क्या क्या इम्प्योरिटी पाई जाएंगी, उस चीज को अभी हम ध्यान नहीं रखते। इस प्रोसेस को ध्यान में रखने की यहाँ क्या क्या किया जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जब ये गैसेस यहाँ से पास होता है, थर्ड चैम्बर में आया, थर्ड चैम्बर में ये कोक डले हुए हैं। ठीक है, ये कोक है और ये ऊपर से वाटर स्प्रे किया जा रहा है। तो वाटर स्प्रे कर रहा है तो वाटर क्या करेगा? जो इसमें रिएक्ट होने वाले सब्सटेंस है उसे रिएक्ट कर लेगा और वो धीरे धीरे नीचे यहाँ से सेटल्ड, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता है लिकर अमोनिया इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में, थर्ड चैम्बर से। और जो रिमेनिंग जो गैसेस हैं वो यहाँ से पास हो जाएंगे फोर्थ चैम्बर के लिए। फोर्थ चैम्बर में हमारा दो प्यूरिफाइंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक CaOH एंड Fe2O3। इसके यहाँ पे देख रहे हैं कलेक्टेड, इस तरीके से इसको इस चैम्बर में अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा ये क्या करेगा? इसको क्या कर प्यूरिफाई करते जाएगा इस गैस को। यानी ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, CH2 और HCN, इन सब को क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा। वो रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है जो गैसेस यहाँ से प्यूरिफाई हो गया वो लास्ट में कलेक्टिंग चैम्बर में चला जाएगा, जहां पे हम इसको वाटर के ऊपर क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। और वाटर के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे तो ये वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो जिसके कारण ये वाटर में घुलेगा नहीं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इस जो पाइप से है वो कोल गैस कलेक्ट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोक को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करते हैं और डिफरेंट वहां पे कंडेंसेशन, फिर 2 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एक है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एक पे हम लोग केमिकल प्यूरिफिकेशन वहां पे करते हैं। उस दोनों प्रोसेस से प्यूरिफाई करके हम लोग क्या करते हैं? कलेक्टर में इन्वर्ट वहां पे गैस कलेक्ट कर लेते हैं और वहां से हमको कोल गैस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को?
यस सर। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट इम्प्योरिटी के फॉर्म में है और कौन कौन से कंपाउंड या एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमको कंबशन होने के बाद हमारे लिए जो है फ्यूल का काम करते हैं, यानी हमको हीट या एनर्जी सप्लाई करते हैं, और इनका यूटिलाइजेशन क्या क्या है। तो चलिए अब हम अपने नोट्स सेक्शन में यहीं पे चलते हैं। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है वो किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पे क्या लेंगे, एक जो रिटॉर्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, रिटॉर्ट चैम्बर भी हम उसको बोल सकते हैं। उस पे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम उसको 1100 डिग्री टेम्परेचर, 1000 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तक हीट करते हैं। वहां से क्या करते हैं, वहां से क्या होता है कि जब हम उस कोल को हीट करेंगे, यानी उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब करेंगे, तो हमको उससे जो गैस होगा वो उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन्स और गैसेस वहां से प्राप्त होंगे। इसमें कुछ अमाउंट में आपको क्या क्या और भी मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमको वहां से हटाना क्या है, कुछ और अमाउंट में वहां पे रहेगा CO2, फिर H2S, ठीक है, और HCN। तो ये है, ये सब क्या है, ये सब इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहेंगे, यानी इनको क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा किसी ना किसी मेथड का यूटिलाइज करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस गैस का कंपोजिशन क्या है। तो इसमें 45 to 55% जो है हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन, 45 to 55% हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, हम लोग सबको ही जानते हैं कि उसको जब भी हम क्या करेंगे, अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक जाएगा तो वो बर्न होगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हमको एनर्जी वहां से मिलेगा। दूसरा जो है 25 to 35% तक क्या है, मीथेन, 25 to 35% तक क्या है, मीथेन। तो मीथेन भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है, वो भी क्या होगा, कार्बन कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बर्न होगा तो वो क्या, हमको वहां से भी हमको एनर्जी प्राप्त होगा। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कहीं कहीं पे मेटलर्जी वगैरह में कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। अदर हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो भी वहां पे कुछ मिलेंगे, जैसे इथिन हो गया, वो भी छोटे चेन का ही हमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, 2 to 3 आपको कार्बन का, और कुछ गैसेस मिलेंगे जैसे N2CO2 NO2। तो इन गैसेस को हमको रिमूव करना होता है, जितना इन गैसेस को हम वहां से रिमूव करेंगे उतना गुड क्वालिटी का वो कोल गैस का रेटिंग हमारा होगा। तो कोल गैस फॉर्मेशन में कोल गैस का क्वालिटी कोल के टाइप पे भी डिपेंड करता है, और उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी के आधार पे उसको उसके क्वालिटी बिहेव करता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कोल गैस जो है मेनली जो है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। बाकी जो सब्सटेंस है वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम है, तो हम इसको इस तरीके से वो कर सकते हैं कि ये इन तीनों का मिक्सचर है, यानी हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये नीचे जो लिखे हुए हैं स्टेप्स हैं, ये प्रोडक्ट की कैसे उसको हमने वो किया, प्रिपेयर किया। तो क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे
क्या करते हैं, कोल पाउडर को हम लोग हीट करते हैं कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन ए फायर रिटार्डेड रिटॉर्ट। तो रिटॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी हम उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, और उसके बाद जब हम हीट कर देंगे तो इसमें जो गैसियस उसमें चेंज होगा कुछ अमाउंट ऑफ का जो हाइड्रोजन है और मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बन के वहां से जो पाइप लगे हुए हैं, दूसरा जो पाइप हमने जिससे बोला कि ये सेकंड चैम्बर में चले जाएंगे, उस पाइप के माध्यम से, उस कनेक्शन के माध्यम से वो सेकंड चैम्बर में चला जाएगा, जहां जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, और उस कंडेंसर में उसको हम लोग कूल करेंगे। कूल करने के कारण उसमें कोल तार जो कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, इस हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विडिफाई हो जाएगा, और वहां से हम उसको वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और उसको उस कोल तार को हम वहां पे वहां से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो अब रिमेनिंग गैसेस जो बच गया कोल तार को रिमूव करने के बाद, उसको हम लोग क्या किए कि उस चैम्बर में भेजे, उस कॉलम में भेजे जहां पे कोक पहले से फिल्ड है, और ऊपर से उस पे वाटर का सप्लाई यानी वाटर जो है स्प्रे किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अमोनिया और HCN ये सब है वो रिएक्ट करेगा, और या CO2 वो कार्बोनेट फॉर्म में रिएक्ट करके वहां से क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड अमोनिया क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे उसी टावर के नीचे से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चलिए, उसके बाद क्या, अमोनियम लिक्विड जो है वहां से ऑब्टेन किया, कहां से, जिस कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोक के थ्रू पास कराएंगे कोल गैस को, और वहां से वाटर ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, तो उस वाटर से अमोनिया रिएक्ट करके लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उस गैस को जो है नेक्स्ट टावर में प्यूरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे, जहां पे एक्सटिंग्विश्ड एंड मॉइस्ट जो है Fe2O3 रखा हुआ है एंड CaOH2। वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, HCN, H2S, CO2 को रिमूव वहां से कर लेंगे, और यहाँ से ये हमारा जो इम्प्योरिटी था वो इम्प्योरिटी वहां से रिमूव हो गया। तो क्या क्या इम्प्योरिटी था इसमें, CO2, HCN, H2S एंड CH2। ये कहां से रिमूव हो गया, हमारा फोर्थ जो कॉलम है वहां से ये रिमूव हो गया, जहां पे हम लोग Fe2, उसके बाद हम लोग एक रिवर्स टैंक में जो है इन्वर्टेड टैंक है, जहां पे नीचे वाटर है और उसके ऊपर हम लोग गैसियस मिक्सचर को प्राप्त कर लेंगे प्यूरिफाइड चेंबर के बाद के थ्रू, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहां से कोल गैस हमको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, इस कोल गैस का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो मेन यूज है इसका जो है गैसियस फ्यूल की तरह हम इसको यूज करते हैं बर्निंग के लिए। दिस इज ए गैसियस यूज, जनरेट लाइट भी जनरेट करेगा ये, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज करते हैं, और इनर्ट एटमॉस्फेयर के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं। ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता हमारे जो सब जिसको हमको सेपरेट करना है, बर्निंग कर रहे हैं, हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, वहां पे इस रिडक्शन को जो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और ये खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर खुद रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसका हम लोग मेटल प्यूरिफिकेशन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड बाय हीटिंग। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड बाय हीटिंग इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो वहां क्या होगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका करते हैं, कोल गैस को प्राप्त करने के लिए। बोलिए, आप क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे से, इसीलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं।
ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए था। नहीं अगर आता है तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, रिस्टॉर्ट रिटॉर्ट क्या होता है, रिटॉर्ट मतलब ये रिटॉर्ट ही पे ही क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसको हीटिंग करने के लिए। दूसरा चीज है ये जो डिफरेंट प्रोसेस है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो अलग अलग प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं सब चीज मान लेते हैं, मानने से साइंस नहीं चलता है, साइंस में मानना नहीं जानना पड़ता है, अंतर थोड़ा है। मानने से साइंस नहीं चलेगा, मानने से हिस्ट्री चलता है, मानने से हमारा जो है बाकी बहुत सारा चीज चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो जानिए इसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो पता करने का कोशिश करना चाहिए। इससे दोनों आदमी बेनिफिशियरी रहेंगे। आप जो पूछेंगे तो वो क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत सारा चीज होता है कि डिस्कशन से ही क्लियर होता है और डिस्कशन से ही वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है वो हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है कि वो गैसियस स्टेट में यानी वोलेटाइल स्टेट में चेंज हो जाता है, और उस वोलेटाइल स्टेट से का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे क्या चीज, कोल गैस को ऑब्टेन करने में। तो यहाँ पे क्या है, कोल जो है ये डिफरेंट हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड ये सब का कॉम्बिनेशन होता है कोल। तो उसको क्या करते हैं जब हम हीट करेंगे तो जो उसमें वोलेटाइल होने वाला मटेरियल है उस टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। उस गैसियस स्टेट को आगे हम जाकर डिफरेंट स्टेट यूटिलाइज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, और उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हम उसको एक इन्वर्टेड जो है कॉलम में, जहां नीचे वाटर है, वाटर इन्वर्टेड कॉलम में हम वहां पे ऊपर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं और वहां से हम कोल गैस को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड आयरन ऑक्साइड है वो क्या करता है, वो प्यूरिफायर का काम करता है, जो कि CO2, H2S, CH2 एंड HCN को कैसे अपने साथ रिएक्ट करके उसको ट्रैप कर लेता है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सेकेंड जो है सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे तो वहां से क्या होगा, वो CaHS2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में बदल जाएगा। वैसे ही जो है ये CaSH2 जो है वो फिर CS यानी CH2 से रिएक्ट करके CaCH2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हम आयरन ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे H2S और HCN से, वो उसका कंपाउंड बनेगा और कुछ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनेगा, और जो है हाइड्रोजन और वाटर जो बचेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, ये बीच का जो 3 स्टेप है जहाँ पे कंडेंसेशन, फिर ये जो वॉशिंग कर रहे हैं और ये जो प्यूरिफायर है, ये तीनों का तीनों जो है हम प्यूरिफिकेशन ही वहां पे एक्चुअली कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो प्यूरिफिकेशन जो है वो बाय फिजिकल मीन है और एक प्यूरिफिकेशन बाय रिएक्शन या बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बिहेवियर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, कोल गैस को प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट में, जैसे हमने यहाँ पे वो किया, तो इम्प्यूरिटी क्या क्या होती हैं बताइए, जिसको हमको रिमूव करना है कोल गैस में क्या क्या हमको बाई प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि हमको उसको वहां से सेपरेट करना है। कोई अच्छा स्पीकर भी है या सब कोई श्रोता ही है? अगर हम हॉल्ट ले रहे हैं कुछ तो इसका मतलब है कि कुछ पूछ रहे हैं कि आप कुछ रिप्लाई करें उसमें, इससे हमें भी पता आंसर नहीं हमें पता भी इसलिए नहीं बोलते।
तो आंसर नहीं पता चल तो उसका ट्राई करना चाहिए। जो भी आपका, आप जितना कुछ जानते हैं उसके बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर ही बताएंगे, लेकिन आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो उस पे बता सकते हैं। जितना कुछ पढ़े हैं या जितना कुछ अभी पढ़ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करके आप उसको जवाब कुछ ना कुछ दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन ही यही आ गया, कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कि जैसे जिस पेपर में अगर सब कुछ आता हो उसमें क्वेश्चन छूट जाता है, जिसमें सब कुछ आता हो उस पेपर में बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको किसी पेपर में कुछ नहीं आता और सारा का सारा लिख के चले आते। बहुत सारा पेपर होते हैं जिसमें मान लीजिए कंप्यूटर वाले होंगे तो आपने HTML पढ़ा होगा, HTML पढ़ेंगे या फिर पढ़ा होगा भी। बहुत सारे आजकल तो ये कंप्यूटर वगैरह 10th वगैरह में भी, 9th 10th में भी बहुत सारा उसमें ऐड कर दिया है प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे हमने HTML पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गया डायनेमिक HTML का, तो क्या है HTML में HTML को डायनेमिक बना देना है। बहुत लोग ऐसे भी आंसर दे देते हैं। एनालिसिस क्या कीजिए, प्रेजेंट नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रोड्यूसर गैस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूसर गैस, ये किसी ना किसी चीज के प्रोडक्शन में ज्यादातर यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टी और इसके बिहेवियर को जान लेते हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना आसान रहेगा। इसका हम फ्यूल के तौर पे उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जितने भी गैसेस फ्यूल हैं उसमें लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है प्रोड्यूसर गैस, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा चीज, एक हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, सीमेंट एंड मार्टिन ओपन फ्लोर फर्नेस, वहां पे हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सीमेंट एंड मार्टिन ओपन फ्लोर फर्नेस है, ये नाम भी लिखा हुआ है, यहां देखिए ये चीज, ठीक। और इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जो एलिमेंट हैं जो कि जहां से हमको इसको उसको रिडक्शन करना पड़ता है ताकि वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो पाए, तो बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ये जो हमारा प्रोड्यूसर गैस है, ये बाकी सब गैसों की तुलना में क्या होता है, कम हमको कैलोरीफिक वैल्यू देगा। दूसरी चीज, यह एक पॉइजनस गैस है और जल में और जल यानी वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में ये घुलेगा नहीं। और जो हमारा यहां से जो कैलोरीफिक वैल्यू यानी एनर्जी जो मिलेगा वो सबसे कम होगा। तो इसको हम लोग मेटलर्जी प्रोसेस में जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ चूंकि ये थोड़ा बहुत जो कैलोरीफिक वैल्यू भी जनरेट कर पाता है, तो उस फर्नेस के टेम्परेचर को एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए भी हम इसका प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल करते हैं। यानी मेन पर्पस जो है इसका इस्तेमाल होने का, करने का, वो इसका रिड्यूसिंग नेचर है। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है क्यों आता है, जैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिडक्शन का काम कर रहे थे, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा था और वहां से इवेपोरेट हो जा रहा था, निकल जा रहा। तो वैसे ही ये जो गैस है ये मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के से बना हुआ है
और वो 1:2 में ये पाया जाता है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक, तो इसको जो है डेवलप कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? तो एक चीज और है इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये सीमेंट एंड मार्टिन ओपन फर्नेस ये कहाँ पे करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं स्टील एंड जो ग्लास है उसके मैन्युफैक्चरिंग में, यानी स्टील एंड ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है इसको एक इसमें सीमेंट एंड मार्टिन ओपन फ्लोर फर्नेस में इसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर गैस का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं, ये हमको मिलता कैसे है? तो यहाँ पे देखिए जब इसको जो है हम लोग कोक से प्राप्त करेंगे, हम कोक को बर्न करेंगे, जब पूरा का पूरा जब वो कोक जो है 1100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा पूरा कोक बेड, तब हम क्या करेंगे, नीचे से एयर सप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि कार्बन और एयर ऑक्सीजन मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर पे जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो है C+O2, यानी जब हम उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई दिए हुए हैं तो वहां पे रिएक्शन करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो वहां पे बनना चाहिए CO2, लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होगा और ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर अगर नहीं होगा तो वो क्या बनेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो बन गया है वो जैसे ही उसे अगर कार्बन मिलेगा तो वो भी क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमको क्या, ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन वहां से प्राप्त होता है। तो इसमें इनका रेशियो क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर रेशियो का क्वांटिटी अगर 1 है तो नाइट्रोजन उसमें 2 के रेशियो में पाया जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन 1:2 में वहां पे बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे, किसमें, प्रोड्यूसर गैस में। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो कुक बेड है उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कैलोरीमीटर वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा और वो गैस हमारे यूटिलाइजेशन का नहीं रह पाएगा। तो उस कोक बेड का टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक, इसका कंपोजिशन पता चल गया, इसका बनता कैसे है वो पता चल गया। तीसरा चीज है कि इसका यूटिलाइजेशन मेन यूटिलाइजेशन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा भी था, आयरन के रिडक्शन के लिए हमको क्या करते हैं, कोक और इस्तेमाल करते हैं, वो कोक कन्वर्ट होता है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, जहां नीचे से हम एयर ब्लास्ट ऑफ एयर देते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होते हैं जो कि फिर से कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करता था तो वो उससे क्या उसको रिड्यूस कर देता था और वहां से हम आयरन प्राप्त कर लेते थे। तो इन चीजों के लिए हम इसको प्रोड्यूसर गैस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टील एंड जो ग्लास है उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इसलिए इसका सर नाम भी प्रोड्यूसर गैस ही रखा गया है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर।
ये सही वाला समझ में आया, मजबूरी वाला समझ में आ रहा है? तो इसमें दो चीज और रह गया है, एक वाटर गैस और दूसरा बायोगैस, जिसको बायोगैस कहिए या फिर हम लोग 10th में शायद गोबर गैस किस में पढ़ना था, 10th क्लास में या 9th में? 10th में सर। 10th में टाइप ऑफ फ्यूल्स में ना। यस सर। तो वहां पे गोबर गैस जो था वो वही बायोगैस, तो वो भी दो चीज रह गया है। उसके बाद ये चैप्टर कल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बस थोड़ा सा वो पॉलीमर्स रह गया और कुछ कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है जैसे पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह, वो दो तीन चीज रह गया, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। इसमें रंजीत, एक बार 3 4 का नाम बोल। हाँ यस सर। रंजीत। समझ में आया कुछ? प्रोड्यूसर गैस एंड कोल गैस। सर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा थोड़ा बहुत सुने हैं। अच्छा चलिए, अगर नोट्स भी पूरा लिखा हुआ है इसमें, अगर नोट्स हम वो सेंड कर देंगे कल, जो बायोगैस और वाटर गैस के साथ ही, तो उसको पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर एक बार डायग्रामेटिकली फिगर के हिसाब से अगर आप समझ गए हैं तो इसमें बस केवल कुछ डेटा है, उस डेटा को मेमोराइज कर लेना है, काम हो जाएगा। धनीराम, यस सर। समझ में आया? सर आप अच्छी तरह से नहीं समझे। कौन सा? सर ठीक से नहीं समझ में आया, पर समझ में आया। अच्छा चलिए, तो एक बार पढ़िए इसको, कल फिर हम कल वो पढ़ाएंगे तो कंप्लीट ये वाटर गैस एंड बायोगैस के साथ कल ही हम नोट्स वो कर देंगे, तो उसको एक बार पढ़िएगा, और नहीं तो स्नैप अगर ले पाएंगे तो ले लीजिए। स्नैप लेना है क्या? यस सर। ये फर्स्ट वो हो गया आपका। इसको आप पढ़ेंगे तो सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप उसी समय जब पढ़ रहे हैं उसी समय आप फोन करके पूछ लीजिए या फिर मैसेज ग्रुप में दे दीजिए। सेकंड है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हमने कोल को गर्म किया 1000 से ऊपर, ये गैसियस स्टेट में चेंज हुआ, यहाँ कंडेंस कर दिया, तो जो भी नॉन वोलेटाइल मटेरियल है जो कि गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होता और लेकिन वो हाई टेम्परेचर के कारण चेंज हो गया, वहां से कोल तार ये सब है ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, वाटर से वो कराएंगे तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, खत्म बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, प्यूरीफायर के थ्रू ले जाएंगे, जहाँ पे CaOH Fe2O3 प्यूरीफायर के लिए, तो वहां से CO2 H2O CN CS2 और HCN रिएक्ट कर जाएगा इन सब से, और फिर हमको कोल गैस मिल जाएगा। बस इतना सारा चीज है। तो फिगर के हिसाब से आप समझेंगे तो लिख भी पाएंगे और उतना ज्यादा रटने का भी जरूरत नहीं। ये है इसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं, और उस यूज से पहले जो है वही जो रिमेनिंग प्रोसेस है जैसे जैसे उसको बताए हैं वही सारा चीज। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या है? बस ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का मिक्सर है, ये 1:2 के फॉर्म में दोनों बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं, और ये ज्यादातर हम लोग प्रोडक्शन वगैरह इसमें यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्टील और ग्लास के प्रोडक्शन में हम लोग इसका यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, बस इतना सारा है। नेक्स्ट स्टेप ये भी ले लीजिए, एक स्लाइड वाटर गैस का, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये प्रोड्यूस जो वाटर गैस जैसे बना रहे हैं ना, समझे,
वैसे ही बनता है आपका प्रोड्यूसर गैस भी, बस इसमें डिफरेंस क्या है उसमें कि यहाँ पे जो हम स्टीम दे रहे हैं वो स्टीम वाला ये नहीं, टैप नहीं होता है, बस केवल एयर देते हैं दोनों साइड। स्टीम की जगह पे दोनों साइड से हम एयर देंगे बस, उस कंडीशन में प्रोड्यूसर गैस बनेगा। सेटअप लगभग बिल्कुल